हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं, हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने शुरू किया था, जिसका नाम था कि जब जनता बगावत करती है तो 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद क्या हुआ होगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इस पर जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियो बनने थे वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इस चैप्टर का भी हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी खत्म हो चुका है। अब बारी आती है एमसीक्यू की। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, यानी जब जनता बगावत करती है, 1857 की क्रांति और उसके बाद क्या हुआ, इससे संबंधित सारे एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। टोटल 46 एमसीक्यू हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी 46 बहुविकल्पी प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। आप मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले आप अपना आंसर जरूर मेंशन करें। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार जरूर ये मेंशन करें कि जैसे ही आपने आंसर लिखा और क्वेश्चन लिख करके अपना ऑप्शन जरूर दे, और आखिरी में समझ में आएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले टोटल 46 में से। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एक करके क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे। तो जरा सोचो, नाना साहब का संबंध किस राजघराने से था। पहले तो भाई क्वेश्चन तो है कि नाना साहब किससे संबंधित थे, तो पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर लगाएंगे थोड़ा सा आइडिया कि नाना साहब एक्चुअल में किस राजघराने से थे। शायद ऑप्शन से आपको राजघराने का नाम समझ में आ जाए। क्या पेशवा बाजीराव द्वितीय, क्या बाजीराव प्रथम के वंशज थे, क्या बालाजी बाजीराव के थे। तो चाहे पेशवा बाजीराव हो या बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव हो, तीनों के तीनों मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। इसका मतलब तो साफ है कि नाना साहब जो थे, नाना साहिब जो थे, वो कौन थे, वो मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते थे। और वो किसके दत्तक पुत्र थे, तो ये उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे से किताब पढ़ोगे, क्योंकि 1857 की क्रांति में नाना साहब का बड़ा योगदान रहा है। और नाना साहब उस समय जो है वो दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, जब बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी, उनकी मृत्यु के बाद अब नाना साहब ने जो है लाल डलहौजी साहब से विनती की कि भाई मेरी पेंशन बंद नहीं की जाए, क्योंकि मैं उसका दत्तक पुत्र हूँ और कम से कम उनकी पेंशन तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो पेंशन उनको नहीं दी गई थी। तो ये था उसका राइट ऑप्शंस, और आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि 18वीं सदी में क्या हुआ था। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। क्या राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। क्या 18वीं सदी में उसकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगे थे, या क्या भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी। क्या होने लगा था। तो अब देखिए, आपके चैप्टर में ऐसा हेडिंग दिया हुआ है, पूरा एक टॉपिक दिया हुआ पूरा। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा, देखने में तीनों के तीनों ऑप्शन सही लग रहा है कि भाई मैं उपरोक्त सभी लगा दूं, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था। वास्तव में हुआ था कि 18वीं सदी में जो मध्य से ही क्या हो रहा था, राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। धीरे धीरे उनकी ताकत क्या हो रही थी, छीन रही थी। तो राजा और महाराजाओं की ताकत छीनने लगी थी। इसका मतलब ये है कि उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा था। इसका मतलब ये है कि भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि एकदम से देखते से हम लोग सोच सकते कि सीधा लगा दूं, लेकिन जो टॉपिक लिखा हुआ उसका नाम क्या है, राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब ही यही हुआ कि राजा और नवाबों की सत्ता और सम्मान धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि ना तो उनके पास ताकत थी और ना ही उनके पास क्या था,
नहीं उनके पास राजस्व की शक्ति थी। तो जब दोनों चीज़ कम हो गई तो सम्मान धीरे धीरे कम होने लगा। भारतीयों को वो स्वतंत्रता नहीं मिली जो मिलनी थी। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम क्यों होने लगी? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हर एक जगह पर रेजिडेंट बिठा के रखा था। इस वजह से ये तीनों के तीनों पॉइंट सही होते हैं। तो हम लोग एकदम से पढ़ के भी आंसर नहीं लगाना चाहिए, पूरा पूरा ऑप्शन पढ़ो कि जोड़ के देखो क्या वो सही है। तो टॉपिक से तीनों चीज जुड़ करके आती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबोव यानी उपरोक्त सभी क्या है, इसका उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। झांसी की रानी क्या चाहती थी? क्वेश्चन नंबर 3, झांसी की रानी क्या चाहती थी? इसका ऑप्शन जरा बताएं आप, क्या इसका उत्तर होगा? क्या झांसी की रानी ये चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य न हड़पे? क्या ये चाहती थी वाकई में रानी, या रानी ये चाहती थी कि कंपनी उनके गोद लिए बेटे के वो उत्तराधिकारी माने? कौन सा पॉइंट इनमें सही लग रहा है? या फिर ग वाला पॉइंट सही है, क और ख, या घ वाला कि इनमें से कोई भी नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो जाती है उस समय जब लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति चल रही होती है। जब लॉर्ड डलहौजी साहब ने हड़प नीति की शुरुआत की और उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है और महारानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र भी नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और वो चाहती थी कि गोद लिए हुए बच्चे को ही राजा के रूप में स्वीकार करें, इसको मान्यता प्रदान करें अंग्रेज, और साथ ही साथ मेरे राज्य को हड़पे भी ना। तो दोनों की दोनों मांग उनकी जायज़ थी और ग वाला ऑप्शन जो है, क और ख दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ग इज द राइट आंसर। तो मुझे लगता है आपने भी यही उत्तर लगाया होगा। तो ग इज द राइट आंसर है, ग ही इसका सही उत्तर होगा, यानी दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 4 जरा आप भी पढ़िए मेरे साथ। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई, मृत्यु कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? क्या 1857 की क्रांति में ही उनकी मृत्यु हो गई थी या 1857 की क्रांति के बाद हुई? तो देखिए 1857 की क्रांति में तो नहीं हुई होगी क्योंकि ऑप्शन में 1857 है ही नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि 1857 की क्रांति रानी ने लड़ी थी। इसका मतलब रानी 54, 55 और 56 में जिंदा थी, तभी तो 57 की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था इसके, क्योंकि ऑप्शन ने आपको उत्तर दे दिया। अगर इसके ऑप्शन में 57, 58, 59, 60 होता तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में इतने अच्छे ऑप्शंस दे दिए कि ऑप्शंस ने ही आपको अपना आंसर दिखा दिया कि जो रानी 1857 की क्रांति में लड़ रही थी तो वो 1857 की क्रांति से पहले उनकी डेथ कैसे हो जाती? तो न तो 54, न 55, न 56, आंसर इज 1858। इसलिए 1858 ही इसका सही उत्तर होगा जिस समय रानी की मृत्यु हो गई थी। और रानी लड़ते हुए, अंग्रेजों ने तो आत्मसमर्पण करने को कहा था लेकिन रानी नहीं मानी। रानी ने नहीं बोला कि नहीं मैं झांसी तो ऐसे नहीं दूंगी, जीते जी अगर कोई झांसी ले ले तो झांसी नहीं दूंगी, अगर मुझे मार कर झांसी हासिल कर सकते हो तो वो करने की हिम्मत दिखाओ। अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी लेकिन आखिरी में झांसी की रानी के बारे में जो कहावतें कही जाती है वाकई में वो बहुत ही वीर एक स्त्री थी, वीरांगना थी। अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आ गया था? तो अवध को अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? देखिए दो चीज थी, एक तो था 1801 में अवध के ऊपर सहायक संधि थोपी गई थी, सहायक संधि थोपी गई थी, ठीक है, सहायक संधि थोप दी। और एक ये हुआ था कि 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी को लगा कि विलय नीति के अंतर्गत अवध को कब्जा नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या कहा कि कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। कुशासन के आधार पर उन्होंने क्या किया? अवध पर कब्जा कर लिया। तो जो लोग सोचते हैं कि 1801 में भी तो हुआ था, तो 1801 में कब्जा नहीं किया था, 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी। राज्य आप ही के पास रहेगा लेकिन आप हमारे साथ सहायक संधि के साथ बतौर सहायक बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कब्जा ही कर लिया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1856 इज द राइट आंसर। 1801 नहीं होगा, उस समय तो सहायक संधि थोपी गई थी उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अवध एक्चुअल में था क्या? क्या अवध एक रियासत थी? क्या अवध एक राजधानी थी? क्या अवध एक जिला था या अवध एक कोई प्रांत था? तो व्हाट इज द राइट आंसर? आप अपना आंसर जरूर मेंशन करें, जरूर अपना उत्तर कमेंट में लिखें। तो बताइए जरा इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर सही है रियासत। अवध एक रियासत था। तो अवध रियासत थी, तो अवध न राजधानी थी, न जिला था, न प्रांत था, वो तो एक रियासत थी। राइट आंसर क्या हो गया? रियासत।
क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1856 तक गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल 1856 तक कौन थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि 1848 में आए थे वो गवर्नर जनरल जिनकी सब बात करते हैं। 1848 में आए थे लॉर्ड डलहौजी, और 1856 तक थे, लेकिन 1856 में ही वो चले गए थे और आ गए थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इस समय आ गए थे 1856 में, लॉर्ड कैनिंग भी आ गए थे। लेकिन पूछ रहा कि 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल कौन था, मतलब आगे से लेकर के, मतलब 1848 से, मतलब पिछली डेट से, आगे की डेट से लेकर के 56 तक कौन था? तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी 1856 तक गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1856 में तो अवध को इन्होंने तो हड़पा था, इन्होंने हड़प नीति के द्वारा अवध को हड़प लिया था। तो 1856 में डलहौजी साहब जो थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे 1856 तक। क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी के ने किसके शासन को सख्त खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? कंपनी ने मन बना लिया था किसके शासन को खत्म करने के लिए? क्या कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने का मन बना लिया था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी के क्या कंपनी ने मराठों के शासन को खत्म करने का मन बना लिया था? ऑप्शन नंबर सी है क्या नवाबों का खात्मा करने का मन बना लिया था अंग्रेजों ने? तो देखिए दो नीतियां पढ़ते हैं तब समझ में आती है। अगर आप लॉर्ड डलहौजी की घोषणा पढ़ेंगे और आप लॉर्ड कैनिंग की घोषणा पढ़ेंगे, तो जब कैनिंग और डलहौजी दोनों की घोषणा पढ़ेंगे तो उनकी घोषणाओं से ऐसा ही लगता है कि वो किसी एक शासन को समाप्त ही करना चाह रहे थे। सबसे पहले 1848 में घोषणा करते हैं कौन? 1848 में घोषणा होती है, वो भी कौन करता है? लॉर्ड डलहौजी वो घोषणा करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या घोषणा करी कि भाई ये जो लाल किला है जिसमें ये लोग रह रहे हैं, लाल किला जिसमें कौन रह रहा है? मुगल रह रहे हैं। तो लाल किले में जफ़र जो है, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु जो हुई, अगर वो जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद लाल किला खाली करा देंगे और उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे। फिर 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग आते तो वो भी क्या करते हैं? कैनिंग साहब भी घोषणा करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग भी करते हैं घोषणा, और उनकी घोषणा में वो क्या लिखते हैं? लॉर्ड कैनिंग साहब बोलते हैं कि आखिरी मुगल होंगे ये। कौन? जफर आखिर मुगल होंगे या आखिरी मुगल होंगे, तो लास्ट होंगे ये आखिरी मुगल होंगे। कौन? जफर साहब, ये उनने बोल दिया कि आखिरी मुगल होंगे, वो भी कौन? जफर। कौन से जफर? बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल के रूप में कहा जाएंगे। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल कहलाएंगे। तब उनने ये भी बोला कि अब ये लास्ट मुगल कहलाएंगे तो इनके बाद क्यों क्या बोलेंगे? जफर साहब के बेटे को क्या बोलेंगे? कि जफर साहब के बेटे को केवल राजकुमार की संज्ञा दी जाएगी, और बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा, कोई भी मुगल बादशाह के नाम से नहीं जाना जाएगा। और यहाँ तक उनके सिक्कों में उनका नाम भी हटवा दिया गया। तो ये किसका शासन खत्म करने की तैयारी थी? मुगलों का शासन खत्म करने की तैयारी थी। इसलिए आंसर क्या आएगा? मुगल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? किन चीज से हटा दिया था? क्या अखबारों से उनका नाम हटाया गया? क्या राज कार्यों से उनका नाम हटाया गया? या फिर मुगलों का नाम व्यापार से हटाया गया? या सबसे पहला ऑप्शन सिक्कों से हटाया गया? किस चीज पर मुगलों का नाम अंकित होता था और वहां से उनका नाम अंग्रेजों ने हटा दिया? तो राइट आंसर आपने चैप्टर के दौरान पढ़ा होगा। राइट आंसर है हमारा सिक्कों से। अंग्रेजों ने सिक्कों से मुगलों के नाम को तक हटा दिया और यही से शुरुआत कर दी मुगल के अंत की। उन्होंने सोचा कि मुगलों का अब अंत करना पड़ेगा, और मुगलों का अंत ऐसे ही होगा कि अगर उनको सिक्कों से हटा दिया, धीरे धीरे अंतिम मुगल घोषित कर दिया, मुगलों को लाल किले से भी हटा दिया, तो इस तरह के काम करने की वजह से उनका धीरे धीरे जो है उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अब मुगल्स होंगे ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्कों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया? सन 1849 में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया? तो ऑप्शन पढ़कर ही हम समझ पाएंगे कि क्या ऐलान किया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा, पहला ऑप्शन। कि जब मान लो बहादुर शाह जफर, अब ये बहादुर शाह जफर कौन है? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। तो मुगल कब से चल रहे थे, आप खुद सोचिए ना। मुगल बादशाह जो थे वो शुरुआत से पानीपत की जो लड़ाई चल रही थी तभी से चल रहे थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई से ही शुरू हो गया था। बाबर जो थे, बाबर जब इंडिया में आए थे, बाबर ने लोदियों को हरा दिया था, तब से तो आ गए थे। तब से ये शुरुआत हो गई थी इंडिया में इनकी, और मुगल साम्राज्य तब से चलते 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 कब तक चल रहा था? 1500 लगभग 26 से लेकर के और 1849 1856 तक मान लो, तो 1856 तक चल रहा था। इतने सालों तक मुगलों ने भारत में राज किया था। अब मुगलों के राज के काम खत्म होने वाला था और डलहौजी ने बोल दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उन्हें लाल किला छोड़ना पड़ेगा। ख ऑप्शन, बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए। बात तो एक ही है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन एक ही तो है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या बोलता है? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को छोड़ना होगा, बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए, बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाएगा। ये पूरी बातें क्या उन्होंने कही थी? तो दोस्तों ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है कि उन्होंने बात कही थी कि बहादुर शाह जफर को वहाँ से निकाला जाए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। 11, 1856 में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया? गवर्नर लॉर्ड कैनिंग साहब जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने भी बहादुर, ये दोनों बहादुर शाह जफर के पीछे पड़ गए थे। 1856 में बहादुर शाह जफर के लिए ने बोला कि बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते थे उनको, और द्वितीय की वजह से उनका नाम एक और रखा था जफर। तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय ही थे, तो उन्हें अंतिम मुगल बादशाह घोषित किया गया। क्या यह सही है? दूसरा ऑप्शन, क्या उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे? दूसरा ऑप्शन, तीसरा जो है वो क्या है? उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता होगी। क्या 1856 में गवर्नर लॉर्ड कैनिंग साहब ने जो घोषणा की थी, क्या वो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है? क्या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होंगे, या फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं कहा जाएगा, या फिर लास्ट ऑप्शन, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता प्रदान करनी होगी? तो दोस्तों ये तीनों की तीनों बातें लॉर्ड जो हैं कैनिंग साहब जो आखिरी गवर्नर जनरल थे 1856 में, उनने घोषणा की थी, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे? ऑल इज राइट। तो तीनों के तीनों राइट होंगे, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है कि 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? अच्छा, 1856 की जब हम लोग बात करते तो हम लोग बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति के कारणों में ये बात करते थे कि भाई नवाब परेशान थे, राजा परेशान थे, मुगल परेशान थे, और किसान तथा जवान भी परेशान थे। तो किसान और जवान यानी किसान और जवान और जमींदार ये क्यों परेशान थे? तो किसान जो परेशान थे, जमींदार जो परेशान थे, ये परेशान किस वजह से होंगे? इसका उत्तर आपको जानना है। अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है तो उत्तर दे पाएंगे। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, फिर आप अपना आंसर जो है वो कॉमेंट में मेंशन जरूर करें। तो ऑप्शन है, भारी भरकम लगान से परेशान थे क्या कर की वसूली के लिए जो सख्त हो रही थी सरकार, उससे परेशान थे, या फिर कर्ज नहीं लौटाने की वजह से परेशान थे? क्या परेशानी थी किसानों की और जमींदारों की? क्या खाली लगान समस्या थी, या फिर लगान को वसूल करने की जो सख्ती बरती थी उनने, कि अगर आप लगान नहीं देंगे तो आपकी पुश्तैनी जमीन हड़प लेंगे? क्या ऐसी कोई नीति से वो परेशान थे, या फिर कर्ज नहीं लौटाने की वजह से परेशान थे? तो दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं और इन तीनों वजह से वो परेशान थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। घ इज द राइट आंसर। वो हर चीज से परेशान थे, वो लगान से भी परेशान थे, लगान वसूलने के तरीकों से परेशान थे, कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे उसी से परेशान थे। तो परेशानी के कारण ये तीनों थे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय सेना समुद्री मार्ग का रास्ता पसंद करती थी या नहीं? भारतीय सेना क्या समुद्री मार्ग का रास्ता पसंद करती थी या नहीं?
तो ऑप्शन आपके दो ऑप्शन है, पहला है पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तीसरा ऑप्शन ग और ख दोनों सही, मतलब पसंद भी करती थी और पसंद भी नहीं करती थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज़ या तो आप पसंद करोगे या नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते मैं पसंद भी करता हूँ पसंद भी नहीं करता हूँ। तो ये तो फिर एक ऐसा हो गया कि कंट्रोवर्शियल हो गया कि भाई आपने खुद ही के वर्ड को क्रॉस कर दिया कि आप जो बोल रहे हो उसी को आप झुटला रहे हो। घ वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आस्था का विषय बन गया था। आस्था का विषय इसलिए बन गया था क्योंकि 1824 में जब भारतीय सेना को लड़ने के लिए म्यांमार भेजा गया, हमारे जो भारत की सेना थी, भारतीय सेना जो ब्रिटिश में सिपाही शामिल थे, उसको बर्मा भेजा गया। बर्मा हमारे पास में बिल्कुल म्यांमार, चाहते थे जमीनी रास्ते से भी जा सकते थे पर उबड़ खाबड़ होने की वजह से शायद रास्ता नहीं था और उनको भेजा गया बर्मा। वो भी कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग से बर्मा भेजा गया, समुद्री मार्ग से बर्मा भेजा गया। 1824 में उन्होंने ये आदेश मानने से इनकार कर लिया, मना कर दिया कि हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे क्योंकि इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि हम समुद्र में यात्रा करें, तो समुद्र में जाकर के लड़ने के लिए उनका धर्म नहीं कहता, इसलिए भारतीय सिपाहियों ने ये करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बाद में फिर एक नियम ला दिया, बाद में नया नियम बनाया गया और नया नियम ये बोलता था, नया नियम क्या बोलता था? ये बोलता था कि कंपलसरी है, जो सेवा देगा उसके लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया, इसलिए वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे समुद्री रास्ते में जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ख इज द राइट आंसर, कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रश्न है पहले पढ़ते हैं, फिर आप अपना आंसर मेंशन करें, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था? क्या ईसाई धर्म के लिए कानून ऑप्शन नंबर ए 1849 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 1850 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1851 में, या ऑप्शन नंबर डी 1852 में बनाया गया था? तो ये कानून था क्या आखिर? कौन सा कानून था जो बनाया गया था? ये कानून में ईसाई धर्म को ग्रहण करने संबंधी बातें थी। ईसाई धर्म को ग्रहण करने संबंधी बातें थी कि कैसे कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण कर सकता है। ईसाई धर्म को ग्रहण करने संबंधी बातें थी, ग्रहण करने संबंधी बातें थी। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है, यदि कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो फिर क्या होगा? उसको जमीन प्लस दावेदारी, दावा सब मिल जाएगा, और जो नहीं ग्रहण करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि अब ईसाई बनना हो गया है आसान। अगर आप बनना चाहते हैं ईसाई तो आप ईसाई धर्म को ग्रहण करें, आपको ज़मीन भी देंगे और आपको दावेदारी भी देंगे, आपकी पुश्तैनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब आप स्थायी रूप से उसको हकदार हो सकते हो, तो आप जल्दी से जल्दी आए और ईसाई धर्म ग्रहण करें, ऐसा कुछ घोषणा उन्होंने की। तो वो रूल कब लाया गया? तो ये नियम कानून लाया गया था सन 1850 में। तो 1850 में ऐसा कानून लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ईसाई बनने के अब रास्ते खुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता? अभी हम लोगों ने बात की 1824 में बर्मा गए थे, 1824 में भारतीय सैनिकों को, सिपाहियों को बर्मा भेजा गया था, वो भी समुद्र के रास्ते, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को बर्मा भेजा गया था समुद्र के रास्ते। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो है धर्म का मामला है। तो सिपाहियों ने मना कर दिया, सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ये सिपाही विद्रोह था लेकिन बहुत छोटा था, इसलिए इसको इतना गौर नहीं किया गया सिपाहियों ने। तो उस समय ये था, लेकिन नया कानून बना दे कि अब आपको करना ही करना है पार। तो बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था? समुद्र पार करना पड़ता था, और इसी को लेकर के बवाल हो गया था। सिपाही इसी से परेशान थे कि जानबूझ के अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, रीति रिवाज को तोड़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या तात्कालिक कारण था? क्या चर्बी वाले कारतूस उसका कारण था? क्या मिट्टी वाले कारतूस या बिजली वाले कारतूस? मिट्टी वाले कारतूस क्या होते हैं?
बिजली वाले कारतूस क्या होते हैं? कारतूस तो चर्बी वाले थे और चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी मिला दी गई थी, इस वजह से वो जो है सिपाही उसका विद्रोह कर रहे थे। मंगल पांडे पहला व्यक्ति था जिसने सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से की। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था। तो राइट क्या है? चर्बी वाले कारतूस। ये तो आपको पता है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आंसर भी नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर इस चर्बी वाले कारतूस। लेकिन कौन सी चर्बी मिली हुई थी ये भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रख लेना कि वो गाय और सूअर की चर्बी की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है कि मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मई 1857 में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये विद्रोह शुरू हुआ था क्या दिल्ली से, फतेहाबाद, मेरठ या सहारनपुर से? सबको पता है कि विद्रोह की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई थी? विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरठ की एक टुकड़ी ने, एक सिपाही टुकड़ी ने विद्रोह शुरू कर दिया था। मंगल पांडे कौन था? क्वेश्चन नंबर 18। मंगल पांडे कौन था? क्या मंगल पांडे एक सिपाही था? क्या मंगल पांडे गवर्नर था? या मंगल पांडे किसान या फिर दारोगा था? कौन था मंगल पांडे? तो मंगल पांडे जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, वो कौन था? असल में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का उत्तर होगा कि वो बैरकपुर से उन्होंने विद्रोह किया था। मेरठ के युवा सिपाही थे, एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर से मेरठ से इन्होंने विद्रोह किया था। और उसी विद्रोह की अग्नि इतनी बड़ी हो गई कि पूरा देश के लोगों ने उसमें साथ दिया। मंगल पांडे ने नहीं सोचा होगा कि मेरे द्वारा उठाया गया कदम इतना बड़ा हो सकता है। हालांकि मंगल पांडे साहब को तुरंत ही फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या 27 मार्च? तो आपको डेट याद रखनी है कि 28, 29, 30 और 27। तो डेट अगर रटी है तो ठीक, नहीं तो नई ऑप्शन मिल जाएगा। 29 मार्च 1857 को उनको ये फांसी दी गई थी। तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा कि 29 मार्च को ही किया गया था। 29 मार्च को उनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी आखिरकार क्यों दी गई थी? क्या कारण था कि मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था? चारों ऑप्शन आराम से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इत्मीनान से कि क्या मतलब है। पहला, अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में, अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन, युद्ध की शुरुआत करने के आरोप में मंगल पांडे को सजा दी गई थी। या तीसरा ऑप्शन है, गद्दारी करने के आरोप में मंगल पांडे को सजा दी गई थी। किताब में जो पढ़ते हैं वो तो बस पहली लाइन है। क्या है? अंग्रेज अफसरों पर हमला करने के आरोप में, लेकिन उन्होंने युद्ध की शुरुआत भी की, ये आरोप भी है। उन्होंने गद्दारी की अंग्रेजों के साथ, ये भी आरोप है। इसलिए इसका मतलब तो साफ है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। कहने को, पढ़ने को लगता है कि उन्होंने यही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत भी किसने की? मंगल पांडे ने। कहीं ना कहीं अंग्रेजों से गद्दारी किसने की? भाई हमारे लिए तो क्रांतिकारी है ना, लेकिन अंग्रेज क्या बोलेंगे अपने लिए कि भाई इसने हमारे साथ गद्दारी की, हमारे यहाँ सिपाही के रूप में काम करता था और विद्रोह कर दिया। तो कहने की राइट आंसर क्या होगा? इसके तीनों के तीनों राइट आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अंबाला से युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ये अंबाला क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये अंबाला युद्ध की शुरुआत कब होती, जरा इसको समझते हैं। देखिए, इसको तो आपको डेट समेत रखना पड़ेगा। हुआ क्या था कि जब पहले तो ये हुआ कि मेरठ में शुरुआत हुई। शुरुआत में जो मंगल पांडे था उन्होंने इसकी शुरुआत की। मंगल पांडे ने जब अपने अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया, मारा, तो उसके चक्कर में उनको क्या किया? फांसी की सजा हो गई। उसके बाद चंद दिनों बाद कुछ लोगों ने और जो है ये अभ्यास करने से मना कर दिया कि हम लोग इस ऐसे कारतूस के साथ अभ्यास नहीं करेंगे। ऐसे लगभग 85 लोग थे ऐसे मेरठ में। जो 85 लोगों को अंग्रेजों ने क्या किया? पकड़ लिया। बोला कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको सजा दी जाएगी। उन 85 लोगों को अंग्रेजों की बात नहीं मानने के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। और 9 मई 1857 की बात थी वो। लेकिन उसके जस्ट एक दिन बाद, यानी 10 मई 1857 को ही अंबाला में एक क्रांति की शुरुआत हो गई। और वो क्रांति की शुरुआत मेरठ के बाद हुई तुरंत, इसलिए इसका डेट क्या है? 10 मई 1857 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नाना साहिब कहाँ के रहने वाले थे?
नाना साहब जो थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये आपने सुना होगा। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो क्या लखनऊ के? तो सीधी सी बात है, मराठा का लखनऊ से कोई लेना देना नहीं था, वो अलग था, मराठा साम्राज्य नीचे था। क्या कानपुर से थे? कानपुर कहाँ आता है? क्या कानपुर के थे? क्या मध्य प्रदेश के थे? क्या कर्नाटक के थे? तो जो कानपुर वाला रीजन है वो कानपुर वाले रीजन के रहने वाले थे, और नाना साहब जो है उसी से रिलेट करते थे। लखनऊ के नहीं थे, मध्य प्रदेश के नहीं थे, कर्नाटक के नहीं थे, वो कानपुर के थे। तो राइट आंसर क्या आएगा? कानपुर का ही राइट आंसर आएगा। और उनको जो जगह मिली थी रहने को वो भी वहीं मिली थी। वो राजा जो बने वो कहाँ के बने? नाना साहब कहाँ के राजा बने? डेफिनेटली वो जहाँ के रहने वाले थे वहीं के बनेंगे। ऑप्शन भी वही है, राइट आंसर भी वही है, कानपुर इज द राइट आंसर। तो ये तो चलो क्लियर था कि हमको इसका उत्तर पता था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बात करते हैं कि नाना साहब ने कंपनी से क्या आग्रह किया था, किस बात की उन्होंने पेशकश की थी, क्या वो चाहते थे? क्या क वाला ऑप्शन राइट है कि वो चाहते थे कि उन्हें उत्तराधिकारी माने? क्या उन्हें उत्तराधिकारी माने, ये उनका मानना था? या फिर क्या ख वाली उनकी डिमांड थी कि भाई पेंशन का हक दे उन्हें? या फिर ग वाली उनका राज्य कंपनी के क्षेत्र में न मिलाए, क्या ये वाली डिमांड थी? तो देखिए, पहली बात तो ये कि नाना साहब की खाली जो अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे, तो कंपनी से उन्होंने बातचीत में यही बोला कि मैं पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र हूँ, ऐसे में मुझे उनका वंशज के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, और जो पेंशन पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलती थी वो पेंशन मुझे मिले। तो उन्होंने जो राइट आंसर बोला, जो उन्होंने बात की, वो किसकी बात की थी? पेंशन के हक की बात कही थी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ख इज द राइट आंसर की पेंशन का हक दे, ये उनकी मांग थी। तो नाना साहब की जो मांग कंपनी से थी वो यही थी। क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ का नवाब किसे घोषित किया गया था? देखिए, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो वो एक जगह ना होकर के अलग अलग जगहों पर फैल गई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होकर के दिल्ली तक गई, दिल्ली के बाद लखनऊ, कानपुर, बरेली और झांसी, हर जगह जगह फैल गई। तो एक जगह थी लखनऊ जहां पर अंग्रेजों का राज था। तो क्या किया, लखनऊ में हजरत महल नाम की एक लेडी थी जिन्होंने अपने बेटे को वहां पर उनको नवाब घोषित किया। उनके बेटे का नाम क्या था, ये नाम आपको जानना है, किसको नवाब बनाया गया? तो आप अपना आंसर मेंशन कर दे, बाकी मैं आंसर बताने वाला हूं आपको कि बिरजिस कद्र नाम का व्यक्ति था, जो उनका बेटा था हजरत महल का, और उन्हीं को बेगम हजरत महल का बेटा था, उसी को बना दिया नवाब, घोषित कर दिया था वहां पर। बेगम हजरत महल लगातार अंग्रेजों से विद्रोह करती रही। लखनऊ पर कब्जा कब किया गया? वापस से दोबारा लखनऊ को जब जीता गया, तो कब जीता गया? लखनऊ पर नवाब बना दिया बिरजिस कद्र को, लेकिन ये 1857 की क्रांति की शुरुआत में हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने वापस पलटवार किया तो लखनऊ को वापस कब्जे में कर लिया। तो लखनऊ को कब्जे में कब किया? क्या आपका उत्तर मार्च 1858 है, या आपका उत्तर मार्च 1857 है? क्या आपका उत्तर मार्च 1856 या फिर मार्च 1859 है? तो इतना लेट तो नहीं हुआ होगा और इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। और ये तो वही समय चल रहा था जब क्रांति की शुरुआत हुई। तो जब लखनऊ गया ही नहीं तो आएगा कैसे? तो राइट आंसर तो आपके सामने, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए, लखनऊ को कब्जा कब किया गया? दोबारा से जब अंग्रेजों ने लखनऊ पे कब्जा किया तो कब किया? तो पहले तो लखनऊ पे जो है वो नवाब कब्जा करेगा, उसके बाद अंग्रेज करेंगे। तो जब क्रांति की शुरुआत ही मार्च 1857 से हुई थी, तो क्रांति की शुरुआत में लखनऊ कब्जा भी कर ले और वापस तो आ ही नहीं सकता एक महीने के अंदर। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 56 में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो क्रांति से पहले का था। और 1859 जो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, अगर इतना लेट हो चुका तो क्रांति निशांत कैसे होगी? तो राइट आंसर जो है वो बचा आपका मार्च 1858। तो मार्च 1858 में ही अवध पर क्षमा करें, लखनऊ पर दोबारा से अंग्रेजों का कब्जा हो गया और बिरजिस कद्र जो थे उनको वापस हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी भारत में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? उत्तर के भारत में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ या झांसी और कानपुर, कौन से विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे? तो सारी जगहों पर विद्रोह हुआ था, इसलिए सारे के सारे केंद्र महत्वपूर्ण हैं। राइट आंसर इज घ इज द राइट आंसर, कि सारे के सारे जो केंद्र थे वो महत्वपूर्ण थे। आप किसी भी केंद्र की बात करो, सारे के सारे केंद्रों में एक ही बात है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, दिल्ली, मेरठ,
पहले मेरठ में हुआ, फिर दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी और कानपुर सब जगह पर विद्रोह हुए थे। इस वजह से सारे मेन थे। अब देखिए 1800 जब क्रांति हो रही थी तो उसके आसपास की बात है कि उसी समय कहीं और कुछ हो रहा था क्या, तो ताइपिंग विद्रोह भी उस समय शुरू हुआ था। दुनिया में एक ताइपिंग विद्रोह था। ताइपिंग मतलब ताइपे एक जगह है, ताइपे ताइवान की कैपिटल का नाम है। ताइपिंग विद्रोह बड़ा फेमस हुआ था। और वो कब हुआ था, तो बस ये जानने के लिए कि उस समय भी कहीं और विद्रोह चल रहा था, वो था 1850 के समय का। 1850 में ताइपे में एक विद्रोह हो रहा था। और ये कहाँ पर आता है, किसके अंडर में आता है, तो ताइपिंग विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये चाइना का है, चाइना के अंडर में आता है। तो ताइपे आज भी ताइवान, चाइना और ताइवान को लेकर के बड़ी सारी जो है दिक्कतें चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये जस्ट ऐसे बताया गया था कि भाई कभी अगर पूछ ले कि उस समय कौन सा चीज़ दुनिया में चल रहा था हमारे पड़ोसी देश में, तो चाइना में था। क्वेश्चन नंबर 30 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन कौन थे। कौन कौन नेता 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता थे। क्या नाना साहब 1857 की क्रांति के नेता थे, क्या आपको इनके बारे में जानकारी है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई जो है वो 1857 की क्रांति की नेता थी, या फिर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेता हैं, या फिर ये सारे के सारे नेता 1857 की क्रांति के ही हैं। तो क, ख और ग ये तीनों के तीनों जो नेता है, ये तीनों विद्रोही 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका अदा करने वाले क्रांतिकारियों के नाम है। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह तीनों सही है। राइट आंसर सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्रमांक 31, कुंवर सिंह विद्रोही सिपाही कहाँ के रहने वाले थे। क्या कुंवर सिंह जो विद्रोही सिपाही हैं वो हरियाणा के रहने वाले थे, क्या कुंवर सिंह विद्रोही सिपाही पंजाब के रहने वाले थे, या फिर आपका ऑप्शन नंबर ग बिहार, या ऑप्शन नंबर घ झारखंड के रहने वाले थे। तो जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार होगा। आपको ये चीज रटना पड़ेगी। आइए बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि दिल्ली दोबारा कब कंपनी के कब्जे में आ गया। हम लोगों ने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि शुरुआत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और मेरठ के कुछ क्रांतिकारियों की टुकड़ी, सिपाहियों की टुकड़ी पहुंच गई दिल्ली, और जहां उन्हें दिल्ली के सिपाहियों का साथ मिला। इन सिपाहियों ने दिल्ली के लाल किले को घेरकर मुगल बादशाह को सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति की शुरुआत कर दी। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन अचानक से अंग्रेजों ने किया पलटवार। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से बुलाई अपनी सेना और सेना के साथ धीरे धीरे वापस से अचानक से एक दिन ऐसा आया कि दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया। और दिल्ली में कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनके बेटे को उनके सामने गोली मार दी और उनकी बीवी के साथ उनको रंगून भेज दिया जेल में, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो कब उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया था, क्या 1856 में किया था, क्या 1857 में किया था, या 59 या 60 में किया था। तो 1857 में ही उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया था। 1857 में उनके हाथ से चला गया था, लेकिन वापस दोबारा कुछ महीनों में ही वापस हासिल कर लिया। तो राइट आंसर है 1857 जो है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1857 में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया। दोबारा से जब दिल्ली में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो फिर क्या किया। सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा है। क्या बहादुर शाह जफर द्वितीय को आजीवन कारावास दे दिया, क्या उसके बेटों को उसके सामने मार दिया, या फिर उसे रंगून भेज दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो सारे के सारे सही है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली पर कब्जा किया अंग्रेजों ने, उनका गुस्सा था बहादुर शाह जफर पर, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने समर्थन दिया था विद्रोहियों को। इसी वजह से पूरे देश में विद्रोह की लहर चल पड़ी थी, इसीलिए उनने उसको गिरफ्तार कर लिया, उनके बेटों को उनके सामने मार दिया ताकि कोई विद्रोह करने की कोशिश भी ना करे। और उन दोनों को, बहादुर शाह जफर को और उनकी जो बेगम जीनत थी, जीनत महल जो बेगम उनकी थी, उनको भी भेज दिया रंगून, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर जो है आपका वो घ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो घ ही आपका क्या है सही उत्तर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत कब हुई? बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये बर्मा जो है आपका, बर्मा की कैपिटल उस समय होती थी, उसका नाम है रंगून के जेल में उनको उनकी पत्नी के साथ आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के सम्राट बन गए थे वो, इस वजह से मेन लीडर थे, इस वजह से उनको भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? सहायक संधि है क्या? ये सहायक संधि किसके कार्यकाल में आई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में आई थी और सहायक संधि अवध पर थोपी गई थी सन 1801 में। क्योंकि 1801 में हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि सहायक संधि थोपी गई थी, उसके लिए सहायक संधि। और साथ ही साथ 1856 में तो उसको कब्जा ही कर लिया गया था। तो दो बार जो है उनके साथ गलत हुआ, अवध के साथ दोनों के दोनों बार गलत हुआ था। अवध की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन निरीह अवध को बार बार दोनों बार जो है इन्होंने चतुराई से इसको हड़प लिया था। तो 1801 में एक्चुअल हुआ क्या था और क्या है ये सहायक संधि, जरा इसको समझते हैं। यदि कोई सहायक संधि पर कोई राज्य सिग्नेचर करता, यदि कोई राज्य सहायक संधि पर साइन करता तो उसको कुछ शर्तें माननी पड़ती। शर्त नंबर 1, पहली शर्त यह होती कि आपको सेना भंग करनी पड़ेगी। अपनी जो सेना है वो आपको भंग करनी पड़ेगी। सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, आपको अपनी पर्सनल जो सेना है उसको भंग करना पड़ेगा, उसको छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी जो उनको शर्त दी गई, बोला कि अंग्रेजी सेना आपकी रक्षा करेगी, सेना रक्षा करेगी। तो दूसरी शर्त है कि अंग्रेजी सेना आपकी रक्षा करेगी। बस आपको तो क्या करना है, इन अंग्रेजी सेना का जो खर्चा है वो देना। आप अपनी सेना को भी खर्चा दे रहे थे ना, आप हमें खर्चा देना। सी वाला ऑप्शन रखा कि रेजिडेंट बिठा दिया जाएगा, हर एक रियासत में एक क्या बिठा जाएगा, रेजिडेंट नाम का एक व्यक्ति होता था, रेजिडेंट, उसके पास काफ़ी पावर होती थी। रेजिडेंट होता था, अपॉइंट होता था, तो रेजिडेंट होता था, अगर वो अपॉइंट हो गया तो इंटरफेयर करेगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर रूल्स है कि अगर मान लो आपने अंग्रेजी सेना की जो रक्षा कर रही है उसका वेतन नहीं दिया, राजस्व नहीं दिया, तो आपका हिस्सा जो है, क्षेत्र जो है वो हमारे हिस्से में मिला लिया जाएगा, उतना जितना राजस्व हमारा बनता है। तो 1801 में ये हुआ कि अवध पर कब्जा कर लिया। कैसे कि अवध ने जब सहायक संधि पर साइन कर दिए तो उनकी सैलरी देने पर चूक गया 1 महीने के लिए, तो ऐसा हुआ कि उनके कुछ एरिया को छीन लिया, आधा राज्य अवध से छीन लिया गया, ये बोल करके कि आप सक्षम नहीं हैं हमारा पेमेंट देने के लिए, इसलिए वो राजस्व हम खुद ही छीन लेते हैं, अब आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस राजस्व हम लोग वसूलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर क्या है? 1801। क्वेश्चन नंबर 36, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाला व्यक्ति कौन था? अवध का हिस्सा, कुछ हिस्सा छीनने वाला तो वेलेस्ली था, लेकिन अवध को पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिलाया किसने था? अवध में विलय की नीति भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि अवध विलय की नीति के अकॉर्डिंग गलत नहीं था, सही था वो, तो उसमें कोई उत्तराधिकार वाला कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं आ रही थी वहाँ पर कि उत्तराधिकार नहीं है वगैरह जो। लेकिन अवध को क्या बोला कि उन्होंने विलय की नीति में अगर वो कैंसिल हो गया नहीं तो क्या हुआ, डलहौजी ने नया काम निकाल दिया कि कुशासन जो है वो कर रहा है अवध का शासक। अवध का शासक कुशासन कर रहा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि उसको हड़प ले और जनता को जो है वो शांति दे। और जो डलहौजी साहब, इनने बोला कि जो जनता है वो परेशान है बेचारी इन राजा से, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत जो कुप्रथा जो होती है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग कि कदाचार कर रहे थे। तो कदाचार की वजह से, कुशासन की वजह से इसको क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। किसने हड़प लिया है? डलहौजी ने हड़प लिया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी वो व्यक्ति है जिसने हड़प लिया था, तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड डलहौजी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न क्रमांक 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? ये बोलता है कि बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा किसने की? किसने कहा था कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक होंगे या अंतिम मुगल होंगे? ये घोषणा हुई थी सन 1856 में। क्या घोषणा हुई थी?
ये हुई थी कि जफर जो होंगे, जफर होंगे अंतिम बादशाह, इनके बाद कोई बादशाह नहीं होगा, तो अंतिम बादशाह कौन कहलाएंगे? जफर कहलाएंगे। इसका मतलब उनके जो बेटे होंगे, पुत्र होंगे, उनको बादशाहत नहीं मिलेगी, पुत्र को बादशाह का नाम नहीं दिया जाएगा। उनके जो पुत्र होंगे उनको राजकुमारों का दर्जा दिया जाएगा, राजकुमार। लेकिन जब जफर साहब ने, बहादुर शाह जफर साहब ने विद्रोहियों का साथ दिया ना, तो फिर उनके बेटे को भी मार दिया कि हम तो आपको राजकुमार का दर्जा दे रहे थे, लेकिन आपको वो भी नसीब नहीं था, वो भी गवारा नहीं था, तो उनको मार दिया। तो उनके बेटों को राजकुमार का दर्जा दिया गया। ये काम किसने किया? घोषणा की थी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब ने ये की थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो ये घोषणा करने वाले व्यक्ति थे। तो राइट आंसर क्या हो गया? क इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी। राइट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को हुई थी? क्या 1857 की जो विद्रोह था उसकी शुरुआत 15 मई को हुई थी, या फिर 25 मई या फिर 31 मई को हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मानी जाती है। 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको आंसर आप याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला भारी विद्रोह कब हुआ था? अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन जो थे, उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा विद्रोह अगर कहीं हुआ था, तो क्या वो 1809 में हुआ था, या 1920 में हुआ था, या 1856 में हुआ था, या 1857 में हुआ था? हमारा चैप्टर ही क्या है दोस्तों? 1857 है। तो राइट आंसर क्या है? 1857 ही इसका सही उत्तर है। तो 1857 में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, और उसी को हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 18वीं सदी के मध्य से ही किनकी ताकत छिनने लगी थी? किनकी ताकत छिनने लगी थी? 18वीं सदी के मध्य की बात हो रही है। मध्य मतलब 1750। 1750 के बाद किनकी ताकत छिनने लगी? तो मैं आपको बता दूं 57 फिर 1857। याद, ये डेट आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। 1761, 1764, ये सारी डेट याद होना चाहिए। ये कौन सा था? ये प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। ये था आपका पानीपत का युद्ध, बहुत फेमस जगह है ये, पानीपत का युद्ध। ये था आपकी बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। तीनों लड़ाइयाँ हुई। अब इससे क्या हुआ? जो जो लड़ाइयाँ जीती अंग्रेजों ने, उन सब नवाबों की शक्तियाँ छीन ली, राजाओं की शक्तियाँ छीन ली। तो आंसर क्या होगा? राजा और नवाबों की, किसकी ताकत छीनने लगी? राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी। क्या नेताओं की ताकत? नेता तो उस समय से कोई थे नहीं। क्या सैनिकों की ताकत? नहीं, राजा और महाराजाओं की ताकत को छीना गया था। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला कब किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे? ये तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने किया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने ही कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम शासक होंगे। लेकिन ये कब कहा था, ये सन आपको बताना पड़ेगा। तो सन क्या है? सन जब कैनिंग साहब, देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग साहब कब भारत के गवर्नर जनरल बने, तो वो 1856 से बने थे, 56 से 58 तक थे वो। तो 1856 से वो जब बने, तो इसका मतलब साफ है कि 50 में तो डलहौजी था, 47 में कोई और था, 1813 में कोई और था। सब अलग अलग गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1856 में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? 1856 ही होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो थोड़े लॉजिकली भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? पहला विद्रोह किसने किया था? क्या पहला विद्रोह सैन्य विद्रोह था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत अगर बात करें, शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? हम लोग पढ़ते ना कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किया था।
शुरुआत किसने की थी? शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो। लेकिन मंगल पांडे कौन था? एक युवा सिपाही था। तो राइट आंसर क्या आएगा? न राजा, न आम जनता, न नेता, सेना ने, सिपाही ने सबसे पहले इसको विद्रोह की शुरुआत की थी। इसलिए से सिपाही विद्रोह के नाम से भी अंग्रेजों ने नाम दिया कि ये तो जस्ट एक सिपाही विद्रोह, अभी शांत कर देंगे। लेकिन गलत फहमी में जी रहे थे अंग्रेज, नहीं कर पाए शांत, तुरंत समय लगा लेकिन कर दिया। 43 क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। कौन से सैनिक को फांसी देने पर विद्रोह भड़क उठा? क्या भगत सिंह को फांसी देने पर विद्रोह भड़क? कौन से विद्रोह की बात हो रही है? पहली बात तो ये आप सर्च करें। 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। और 1857 में तो भगत सिंह साहब का जन्म नहीं हुआ था, वो बाद के हैं। वो तो 20वीं सदी के नायक में से एक थे। राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बाद के व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के समय पे बिल्कुल काम किया था। इनके नाम हम लोग कभी नहीं भूल सकते। लेकिन किस सैनिक को फांसी से विद्रोह भड़क उठा, तो वो बात करते सैनिक, इनमें से एक ही सैनिक दिखता है, वो है मंगल पांडे साहब। और उनका संबंध बिल्कुल 1857 की क्रांति से था, इसलिए बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन 44 क्या बोलता है? प्रमुख सैनिक छावनी कहाँ थी? सैनिकों की छावनी कहाँ बनाई गई थी? सबसे प्रमुख सैनिक छावनी जहाँ से शुरुआत हो गई थी एकदम से, मेरठ के बाद जहाँ से युद्ध शुरू हुआ था, वो सैनिक छावनी आपको कहाँ मिलेगी? न हिसार में, न भवानी में, न रेवाड़ी में, वो थी अम्बाला में। और 10 मई 1857 में जब यहाँ से एकदम अम्बाला की क्रांति भड़क गई थी, तो वो राइट आंसर ये था। ठीक है, तो अम्बाला से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अम्बाला क्रांति कब हुई थी? अभी जस्ट सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है। 10 मई 1857 को अम्बाला की क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 ये था, अम्बाला की क्रांति वाला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत को कौन सी जेल में भेज दिया गया था? जब 1857 में दोबारा से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था दिल्ली में, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, उनके बेटे को उनके सामने गोली मार दी। और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक थे, उनकी पत्नी जो बेगम जीनत थी, दोनों को भेज दिया रंगून। रंगून पड़ता है बर्मा में, वहाँ पर उनको आजीवन कारावास के लिए भेज दिया। और सन 1862 में कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है? नासिक जेल, दिल्ली जेल, तिहाड़ जेल और रंगून। तो राइट आंसर क्या आपका? रंगून है। तो रंगून इज द राइट आंसर। तिहाड़ दिल्ली वाला जेल ही है। तो दोनों ऑप्शन दे दिए थे। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एमसीक्यू खत्म। आशा करता हूं कि आपको एमसीक्यू पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो देखने हैं सीक्वेंस में, तो उसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल है, हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम है magnetbrains.com। आप वहाँ जा सकते हैं। magnetbrains.com में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको करना क्या है? अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। बस यहाँ पर CBSE क्लास 7 से क्लास 12 तक देखना है, हिंदी मीडियम। उसमें आपको क्या करना है? अपनी क्लास सिलेक्ट कर लो। क्लास 8, जैसे ही क्लास 8 सिलेक्ट करोगे, आपको अपने कक्षा 8वीं के सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब आपको करना क्या है? बस हर एक टीचर के नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ पर करें क्लिक। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप उस टीचर के सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे। अब करना नहीं है कुछ, वॉच ऑल वीडियोस में देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे के सारे अध्याय यहाँ पर दिखेंगे। अब आपको सीक्वेंस पे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। बस कोई भी चैप्टर पर क्लिक करो, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप आसानी से अपना वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने नोट्स भी बनाओ और कक्षा में टॉप भी करो। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।